हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द टेस्ट सीरीज ऑफ द जीके पार्ट। सो आज हम लोग डिस्कशन में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्युपाइज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया? ट्रॉपिकल डेसिडियस, सवाना एंड डेजर्ट, इक्वेटोरियल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? हाँ जी सर, तो इसके हिसाब से अगर इंडिया में अगर हम बात करें ना तो मोर देन 60% जो फॉरेस्ट हैं वो हैं हमारे आपका डेसिडियस। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट मोर देन 60% आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। देखिए, डेसिडियस हो या फिर आपका सवाना हो, ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये सब आपका सर डिपेंड करता है रेनफॉल पे। इंडिया की अगर एवरेज रेनफॉल अगर आप देखो, ऑलराइट नाउ इट इज वर्किंग। तो इंडिया की अगर एवरेज रेनफॉल अगर आप देखो तो वो है 182 सेंटीमीटर, ये हमारी एवरेज रेनफॉल है। और अगर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट चाहिए तो वो 200 सेंटीमीटर प्लस में मिलते हैं। ठीक है, तो 100 से 200 के बीच अगर आप देखोगे तो आपको कौन सा फॉरेस्ट मिलता है? डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, और इंडिया में एवरेज कहाँ बैठ रहा है? 182, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन में आपको क्या मिलेंगे? डेसिडियस। डेसिडियस में भी दो होते हैं, एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई। तो इंडिया में मॉइस्ट डेसिडियस का परसेंटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार? सिर्फ अगर आपने मैप अगर अच्छे से देख लिया तो आप ये देख सकते हैं। देखो, ठीक है, ये मैप है, इधर नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में आप आ जाओ, इधर साइड आपका म्यांमार है। ठीक है, ये क्या है? म्यांमार। तो अरुणाचल, नागालैंड, इनकी तो बॉर्डर मिलेगी, बट आप देख लो क्या आसाम कहीं से म्यांमार को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। यही वो क्वेश्चन में पूछा था, डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार, दैट इज योर आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जयमकोंडम इन तमिलनाडु इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? देखो, मिनरल्स जब हम पढ़ते हैं तो तमिलनाडु में याद रखना लिग्नाइट कोल बहुत फेमस है। ठीक है, ठीक है, तमिलनाडु में आपका लिग्नाइट कोल बहुत फेमस है। तो उसी में एक जगह है आपकी जो जयमकोंडम। ठीक है, तो वहां पे क्या है? लिग्नाइट का पावर प्लांट लग रहा है। तो जयमकोंडम आपको याद रखना, ये जगह तमिलनाडु में किसके लिए फेमस है? लिग्नाइट के लिए फेमस है। बाकी और कौन कौन सी तमिलनाडु में? एक नवेली माइंस है, वो याद रखना। ठीक है, ये बहुत फेमस माइंस है। कडलोर एरिया याद रखना लिग्नाइट के लिए तमिलनाडु में। तो ये सब फेमस एरियाज हैं फॉर द कोल, और कोल लिग्नाइट ही ज्यादा मिलता है तमिलनाडु में। अगर आप देखोगे मेजॉरिटी पोर्शन इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है लिग्नाइट कोल का, वो आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो भैया खड़कवासला डैम आपका महाराष्ट्र में मिलेगा। द वाटर कम्स टू इंदिरा गांधी कैनाल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? देखो, इंदिरा गांधी कैनाल की अगर इंडिया में बात करोगे तो ये आपका इधर पंजाब से स्टार्ट होते हुए पूरे राजस्थान वाली जो बेल्ट है वहां पे इरिगेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो मतलब बहुत ही फायदेमंद साबित हुए थे, क्योंकि राजस्थान जैसा एरिया जहाँ पे पानी की कमी है, तो इंदिरा गांधी कैनाल उस पानी की कमी को राजस्थान में पूरा करती। तो आप देख सकते हैं सतलज और बियास, ये दो नदी का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है हरीके बैराज में, और यहाँ से आपका इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सतलज और बियास, इन दो नदियों का पानी आपको इंदिरा गांधी कैनाल में मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड? तो निकोबार सर किसका पार्ट है? अंडमान एंड निकोबार। देखो, ये जो पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये क्या है? अंडमान। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो क्या है? निकोबार। तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन, एक मिनट, क्या था? नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड। ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट, तो ये निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इन्हीं के बीच में देखो 10 डिग्री चैनल आता है, इस पे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट में ऑब्वियसली सर कौन सा दिख रहा है आपको? कार निकोबार। दो आइलैंड्स बहुत फेमस है, एक आपका कार निकोबार और एक ये ग्रेट निकोबार और एक लिटिल निकोबार। ठीक है, ये 2-3 आइलैंड्स के नाम जरूर याद रखना, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो नॉर्दर्न मोस्ट कार निकोबार, सदर्न मोस्ट, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ठीक है, तो अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सर? कार निकोबार, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड। रघुपुर दियारा आइलैंड, ये भैया आपको बिहार में मिलेगा। ठीक है,
विच अमंग द फॉलोइंग आर द अमिंडवी सब ग्रुप ऑफ आइलैंड। 4 आइलैंड्स के नाम है, अमीनी, चेटलाट, कदमत, कीलतन। तो फिर से इसी मैप में आ जाओ, आई थिंक इसमें मिलेगा, नहीं नहीं ये तो आपके अंडमान निकोबार है। अमिंडवी ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको लक्षद्वीप में मिलेंगे, ठीक है। अमिंडवी आइलैंड्स कहाँ मिलेंगे? लक्षद्वीप में। तो जैसे आपको ये चेतलात है, ये कीलतन है, कदामत है, और क्या था ऑप्शन में? अमीनी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, चेतलात, कीर्तन, कादामत और अमीनी, ये सब किसके आइलैंड्स के पार्ट हैं? अमिंडवी आइलैंड्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो अमीनी, चेतलाट, कदामत, कीलमत सब मिल गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस साइक्लोन। पहली बात तो साइक्लोन कोस्टल एरिया में आता है, तो दिल्ली कोस्टल एरिया नहीं है, नोएडा कोस्टल एरिया नहीं है, तो ये गलत हो गए। दूसरा, पुरी जो है, पुरी उड़ीसा मतलब आपका ईस्टर्न कोस्ट, मुंबई मतलब वेस्टर्न कोस्ट। तो इंडिया में जो मोस्ट साइक्लोन्स आते हैं वो किधर आते हैं सर? ईस्ट कोस्ट पे आते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो नदर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन ज्यादातर आप देखोगे वो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ज्यादा साइक्लोन का इंपैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर से इसमें क्या हो जाएगा? पूरी हो जाएगा। द मानसून रीचेज टू द थार डेजर्ट। मानसून भैया थार डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में कैसे आता है? जब मानसून इंडिया में आता है तो इस तरह से विंड्स आती हैं, केरला में इंपैक्ट करेगा, फिर केरला के बाद इधर से डेजर्ट वाले इलाके में भी मानसून पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे बारिश नहीं करता है, क्योंकि वहां पर जो पहाड़ होते हैं ना, अगर देखो बारिश तब होती है जब आपका जो विंड आ रही है, मानसून की विंड आ रही है, पहाड़ से सीधा सीधा टकराए। लेकिन ये पहाड़ जो है, ये जो आपके माउंटेन्स है, इस विंड के पैरेलल होते हैं, तो ये विंड से टकरा नहीं पाते, माउंटेन्स विंड से टकरा नहीं पाते, इसलिए डेजर्ट में बारिश नहीं करते हैं। अदरवाइज मानसून विंड तो आपका रेगिस्तान में भी पहुंचती है, ठीक है। तो ये जुलाई अगस्त का महीना होता है जब आप मानसून इंडिया में देखोगे। क्वेश्चन नंबर 11, which among the following are correct? National parks are a special category of protected areas of land and sea coast where people are an integral part of the system. देखो ये पार्ट गलत हो गया। नेशनल पार्क में लोगों की जगह नहीं होती है, ठीक है। नेशनल पार्क में आपका लोगों की जगह नहीं मिलेगी आपको। ओके सर, तो नेक्स्ट आते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सर गलत हो जाएगा, क्योंकि नेशनल पार्क में लोगों की जगह नहीं होती है, ठीक है, लोगों को दूर रखा जाता है। सेंचुरीज आर कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। एक पार्टिकुलर स्पीसी को कंजर्व करने के लिए ही क्या बनाते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाते हैं। तो इतना तो क्लियर है सर, स्टेटमेंट 1 गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है, 1 गलत है, तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 2 सही होगा, ठीक है। ये एलिमिनेशन टेक्निक आप लोग सीख लो, बहुत काम आएगी। नेक्स्ट कह रहा बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ ए पार्टिकुलर वाइल्ड लाइफ एनिमल। अब देखो इसने उल्टा कर दिया, जो बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं ना, वो एक नाम ही देखो उसका बायोस्फीयर है, यानी वहां पर वहां का लैंड, वहां का वाटर, वहां का एयर है ना, वहां का फ्लोरा, वहां का फोना, वहां का ह्यूमंस, सबको कंजर्व करता है रे आपका रिजर्व, ठीक है। जो भी वहां पे लैंड, वाटर, एयर, फ्लोरा, फोना, जो भी उस एरिया में आएगा सबको कंजर्व करेगा आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो जो वो कह रहे हैं ना इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट, तो वो नेशनल पार्क में नहीं होते, वो कहां पर होते हैं? आपका बायोस्फीयर रिजर्व में होते हैं। तो स्टेटमेंट 3 भी इसने गलत कर दिया, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ 2। क्वेश्चन नंबर 12, जनरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फॉसिल्स आर फाउंड। देखो फॉसिल्स जो होते हैं, यानी ये होते हैं, जैसे कोई मान लो पेड़ था, ये पेड़ गिर गया, अब ये पेड़ पे डिपोजिशन होता रहा, सालों तक ये पेड़ दब गया मिट्टी के नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? आपका फॉसिल बन जाएगा। कोई जानवर किसी मिट्टी के नीचे दब गया, सालों बाद वो क्या बन जाएगा? फॉसिल। उसी से जो फ्यूल निकलता है उसी को तो हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब इग्नियस रॉक में तो बनेगा नहीं। अब सेडिमेंट्री रॉक के क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक बनती किससे है? डिपोजिशन से। फॉसिल में क्या है? जैसे कोई जानवर, यहाँ पेड़ थे, यहाँ पे पेड़ खत्म होते गए, ये डिपॉजिट हो गए, फिर खत्म होते गए, डिपॉजिट होते गए, होते डिपॉजिट होके ये बन गए फॉसिल। तो सेम कहानी सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट्री रॉक भी कैसे बनती सर? डिपोजिशन से। तो फॉसिल्स भी किसका एग्जाम्पल होते हैं? सेडिमेंट्री।
हाउ मेनी पार्ट्स अर्थ एटमोस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड, तो भैया ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर है, एक्सोस्फियर है, 5 लेयर्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट कॉम्बिनेशन, मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्लेट सेडिमेंट्री रॉक होती है। बसाल्ट इग्नियस होती है लेकिन इंट्रूसिव नहीं होती, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव क्या मतलब, अगर कोई रॉक अर्थ के नीचे मिलेगी तो वो इंट्रूसिव है, अर्थ के ऊपर मिलेगी एक्सट्रूसिव है। तो बसाल्ट तो भैया वो लावा है ना जो बाहर निकल के आता है, तो ये तो अर्थ के ऊपर आ गया, तो ये कैसा होगा, एक्सट्रूसिव होगा, तो इंट्रूसिव तो नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसमें ए होगा। What is the modern name of a country which has Abyssinia as its old name? अब ये देखो, इस तरह के सवाल बिल्कुल फैक्चुअल हैं, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो अब इनको आप पढ़ने नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह के कुछ आपको सवाल एग्जाम में मिलते ही रहेंगे कि आपने कितनी भी पढ़ाई करी हो, ये आपसे हो सकता है ना बने, तो इनको लेकर टेंशन नहीं है, ऐसे में बनाने पड़ते हैं सवाल। तो करेक्ट आंसर इज इथियोपिया। On which of the following dates Australia is likely to experience the shortest day? ऑस्ट्रेलिया बोले तो सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे कब होगा, जब नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा, और नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे बोले तो 21 जून। तो करेक्ट आंसर इज 21 जून। Which of the following states is not included in the 6th schedule of the Indian Constitution? तो ये देखो, अपना आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ठीक है, कुछ हिस्सा मिजोरम का। तो ये एरिया किस में आते हैं सर, अंडर 6th शेड्यूल, ठीक है। तो ये पूरा 6th शेड्यूल वाले हैं, और जो ब्लू कलर में है वो आपका ILP में आता है, जैसे अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, और आपका मिजोरम हो गया। अब तो मणिपुर भी ILP में आ गया, ठीक है, अब मणिपुर भी ILP में आ गया। तो 6th शेड्यूल में याद रहेगा आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा नहीं आता है, मणिपुर नहीं आता है, मणिपुर अब ILP में आने लगा है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाई प्रेसिडेंट, पहले 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जा सकता था, बट अब वो सिस्टम कर दिया खत्म, तो अब हो गया 0। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो देखो, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, और इसमें भी है आपका क्या कहते हैं 7th शेड्यूल में भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 48 है। तो 48A के अंदर इट इज मैंडेट दैट स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। आर्टिकल 51A ये किसका पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है, ठीक है। तो इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर उसके बाद 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल में क्या है, सब्जेक्ट्स हैं कि यूनियन किस चीज पे कानून बना सकता है, स्टेट किस चीज पे कानून बना सकता है, और यूनियन और स्टेट यानी कंकरेंट लिस्ट जिस पे मिलके कानून बनाएंगे। तो 7th शेड्यूल के कंकरेंट लिस्ट में आता है आपका वाइल्ड लाइफ, यानी स्टेट और सेंटर दोनों मिलके कानून बनाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ सर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है, वाइल्ड लाइफ आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है, वाइल्ड लाइफ आपका 7th शेड्यूल में भी है। तो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। करेक्ट आंसर इज सर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कम्स द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये है आपका आर्टिकल 239, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो इससे अगर आप देखोगे तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 239। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल थ्रोज ऑल पब्लिक प्लेसेस टू ऑल सिटीजन्स? तो ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment.
यानी एक तरफ तो 15 का सब क्लॉज 1 ये भी कह रहा है कि स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, और एडिशनली सब क्लॉज 2 ये भी कह रहा है कि देखो भाई, जो भी दुकानें हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, पैलेसेस हैं, जो भी पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह हैं, कुएं हैं, टैंक हैं, बाथिंग घाट हैं, रोड हैं, कोई भी पब्लिक रिजोर्ट का प्लेस है जिसको सरकार फंड करती है या सरकार उसमें हेल्प करती है, तो वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी में कर सकते हो, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो सर करना पड़ेगा ना, कि कल कोई कहे कि नहीं सर हमें शाहरुख खान के स्विमिंग पूल में जाके नहाना है, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां पर आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 15 ये कहता है। तो ये किसमें लिखा है सर? आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2। Which of the following statement is true regarding fundamental right? Fundamental right cannot be suspended. ऐसा तो नहीं इमरजेंसी में किया जा सकता है। They may be suspended on the will of president. ऐसा भी नहीं कि जब प्रेसिडेंट का मर्जी हो गया तब किया जा सकता है। They can be suspended by an order of prime minister. ऐसा भी नहीं है सर, फिर आप आर्टिकल 32 यूज करोगे ना अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कोई ऑर्डर निकाला। They may be suspended during emergency. हाँ जी, उसके दौरान अगर प्रेसिडेंट जो चाहे आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट 2021। इन दो राइट्स को तब भी नहीं कर सकते। Which restraint is issued by the court to inquire into the legality of claim of a person to a public office? तो ये तो सर ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है, ये है क्यू वारंटो। Who has the power to remove the president of India? तो भैया प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर किसकी है? पार्लियामेंट की। ठीक है, इंडिया में सारा सिस्टम ऐसे ही चलता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी सब एक दूसरे को क्रॉस चेक करते हैं। तो प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना पड़ेगा आर्टिकल 61 के तहत। उसके तहत सारी कार्यवाही कहां से होगी? पार्लियामेंट से। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ये सारी क्वालिफिकेशन होती है, बट ये वाली नहीं होती है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, यहाँ होता है राज्यसभा। मैंने बताया भी था 35 ROC। ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, प्रेसिडेंट की 35 LOC, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, और लोकसभा की क्वालिफिकेशन और नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सिटीजन ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है? मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, राज्यसभा की क्वालिफिकेशन, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। तो ये आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इसके बाद अगर कोई डाउट होता है प्लीज डू लेट मी नो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय।